चलो बच्चों, तो हम लोग क्या देख रहे थे, रिफ्रैक्शन देख रहे थे। तो वी हैव ऑलरेडी डन रिफ्रैक्शन एट कर्व प्लेन सरफेस, वी हैव ऑलरेडी डन, करेक्ट। तो अभी आज हम देखते हैं, अगर मतलब आपको प्रिज्म दे दिया गया, ठीक है, तो इसमें से लाइट को कैसे रिफ्रैक्ट कराओगे। और भी एक दो चीजें हैं रिफ्रैक्शन से रिलेटेड, वो भी हम इसी में देखेंगे। उस प्रिज्म, ये प्रिज्म, हाउ विल यू मेक लाइट रिफ्रैक्ट थ्रू दिस प्रिज्म। यस, तो सब लोग ड्रॉ करो इसको जल्दी से। लेट्स सी, लाइट है, ठीक है। हाउ विल दिस लाइट गेट रिफ्रैक्टेड, कैसे रिफ्रैक्ट कराओगे इस लाइट, कैसे बनाएंगे। तो पहले तो हमें क्या बनाना है, ठीक है, चलो अब बनाते रहो, मैं भी बना रहा हूँ यहाँ पर। पहले तो हमें एक नॉर्मल बनाना है ना, अच्छे से बनाना है डायग्राम को, इससे रिलेटेड एक प्रूव करेंगे अभी हम लोग, ठीक है। तो ये नॉर्मल हो गया, ये क्या हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। इसको हम I1 दे देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा, लाइट शुड बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, बिकॉज ये रेयर है, ये डेंसर है, तो लाइट शुड गो टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहाँ पे जो लाइट है ना, इसको गो टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। लाइट इज गोइंग टू गो टुवर्ड्स नॉर्मल लाइट, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया मेरा R1, तो ये क्या हो गया, एक दूसरा नॉर्मल हो गया ना, ठीक है। तो ये मेरा हो गया R, तो अभी अभी क्या होगा, लाइट शुड गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ना, तो व्हेन इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो दिस लाइट ऐसे जाएगी, अच्छा, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करो, सर हाँ यस, सर आपने जो R2 लिखा है वहां पे I2 होना चाहिए ना। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, हम R2 लिख सकते हैं, एंगल को एंगल का नाम देना है ना बस, इसको R2 लिख दिया मैंने, ठीक है, ठीक। तो जनरली मैंने I1 कौन सा एंगल चुने, जो एयर में है, R1 कौन सा एंगल चुने, जो प्रिज्म के अंदर है। अभी देखो यहाँ पे, तो लाइट वाज सपोज टू बी गोइंग लाइक दिस ना, लाइट वाज सपोज टू बी गोइंग लाइक दिस, लेकिन अभी लाइट कैसे चली गई, लाइट अभी ऐसे चली गई, एक सेकंड, लाइट वाज सपोज टू बी गोइंग लाइक दिस, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, देखो लाइट को तो ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन अभी लाइट कैसे चलेगी, लाइट अभी ऐसे चली, ठीक है, यस और नो, है कि नहीं बच्चों। बस लाइट को ऐसे जाना था, लेकिन लाइट अभी कैसे चलेगी, लाइट ऐसे जाके ऐसे चलेगी, दिख रहा है ना आप सबको। तो ये वाला जो एंगल होता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन, डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डेल्टा क्या है, एंगल ऑफ डिविएशन, I1 I2 क्या है,
I1 क्या है एंगल, ठीक है I1 तो आपको समझ में आ गया, बट डेल्टा यहाँ पे एक स्पेशल एंगल जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, अब देखो क्या आप ये प्रूव कर सकते हो, डेल्टा जो होगा, अब आप थोड़ा टेक योर टाइम एंड सी दिस, इट कैन प्रूव दिस। डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A, और A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। क्या आप ये प्रूव कर सकते हो? सिंपल ज्योमेट्री से प्रूव करना है, इसको प्रूव करके देखो। ओके, तो देखो मैंने पहले मैंने ये प्रूव किया A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। कैसे प्रूव किया? A इक्वल टू R1 प्लस R2। देखो हमें पता है इस वाले क्वाड्रिलैटरल में ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ठीक है, APQR इन ट्राइंगल APQR, ये 90 है, ये भी 90 हो गया। ठीक है, तो ये 90 हो गया, तो मतलब अगर हम इसको लिखें तो एंगल A बेसिकली ये वाला एंगल, P ये वाला एंगल P, एंगल Q ये वाला एंगल Q, और एंगल R, ये सभी एंगल का सम जो होगा 360 डिग्री होगा। ठीक है, अब हमें पता है A और Q तो आर टू डिफरेंट एंगल्स, बट P और R का सम कितना है? P and R is 90, this is also 90, 90 90 is 180, so delta sorry angle A plus angle Q is equal to 180, angle A plus angle Q, this is equal to 180 degree। ठीक है, एंगल A plus angle Q is equal to 180 डिग्री। चलिए, तो अब यहाँ पर आगे बढ़ते थोड़ा। अब ये वाला ट्रायंगल कंसीडर किया मैंने, फिर उसके बाद ये वाला ट्रायंगल कंसीडर किया। इसमें देखो, इसमें ये R1 है, ये R2, ये R1 है, ये R2 है, और ये एंगल Q है। तो A को हम क्या लिख सकते हैं? A को हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस Q इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ठीक ठीक, उसके बाद समझ में आ रही है ना बात? A प्लस Q को हम क्या लिख यस सकते हैं? समझे ना? A प्लस Q को हम ये लिख सकते हैं, और इस वाले ट्राइंगल से हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस Q इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से A प्लस Q 180 आ रहा है, यहाँ से R1 प्लस R2 प्लस Q इक्वल टू 180 आ रहा है। तो फाइनली जब आप इसको लिखोगे तो व्हाट यू कैन से, R1 प्लस R2 इक्वल टू, क्योंकि A प्लस Q 180, R1 प्लस R2 प्लस Q इज आल्सो इक्वल टू 180, तो R1 प्लस R2 इज एक्चुअली इक्वल टू A। ठीक है, इस तरह देखो, ये वाला एंगल जो होगा, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? ये I हो जाएगा, ये एंगल इज R1, तो ये वाला जो एंगल है कितना हो जाएगा? I1 माइनस R1। ठीक है, और उसी तरह देखो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा I2, तो इतना एंगल के लिए कितना होगा? I2 माइनस R2। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो ये मैंने लिखा है SPR, एंगल SPR जो है ये कितने I1 माइनस R1 है, और एंगल SRP, SRP जो है दिस इज इक्वल टू, दिस एंगल इज बेसिकली ये वाला एंगल, दिस इज I2 माइनस R2। ठीक है, तो अभी देखो क्या हो जाएगा। तो अभी अभी मैं क्या बोल सकता हूँ एक्चुअली, अगर आप देखो तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, A प्लस B शुड बी इक्वल टू डेल्टा, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू वन एक्सटीरियर एंगल ना। तो A plus B is equal to delta, so what will happen? SPR is I1 minus R1, SRP is I2 minus R2, SRP is I2 minus R2। ठीक है, करेक्ट। तो SPR और SRP को जस्ट सम करके लिख दो यहाँ पे, इट इज इक्वल टू डेल्टा I1 minus R1 plus I2 minus R2 is equal to delta। तो कितना हुआ? I1 plus I2 minus R1 plus R2 is equal to delta, करेक्ट। और R1 प्लस R2 हमें मालूम है A है, you can replace R1 plus R2 by A, so we get this result। yes, किसको क्या डाउट था इसमें अभी बताओ?
किसको क्या डाउट था जल्दी से पूछो। नहीं सर। आगे सबको समझ में सब कुछ। हाँ सर, एक बार थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर दो। हाँ तो प्लीज राइट इट डाउन। एक हाँ। मिनट। तो देखो अभी मैंने आपको जैसे बताया कि अगर आप आई की वैल्यू इंक्रीज कराओगे बच्चों, करेक्ट, तो वैसे वैसे क्या होता है, डेल्टा की वैल्यू पहले डिक्रीज होती है एंड फिर एक मिनिमम पॉइंट तक वो पहुंचती है, फिर उसके बाद से वो डेल्टा की वैल्यू इंक्रीज होना स्टार्ट होती है। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन वी कैन रीजन इट आउट। अभी हम एक न्यूमेरिकल से देखेंगे ऐसा क्यों होता है, इसके लिए फिर आपको टेबल वेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वी कैन डेफिनेटली डू इट, बट अभी आप ये रिजल्ट याद रख लो। व्हेन वी गो टू स्टैंडर्ड 11 तब हम इसको टेबल के फॉर्म में इस रिजल्ट को प्लॉट करके वी विल सी इट इन अ ग्राफ। ऐसा क्यों आ रहा है, ये ऐसा ग्राफ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। चलो, तो जब भी ये मिनिमम कंडीशन होती है तो कंडीशन क्या बनती है, मिनिमम कंडीशन पे I1 I2 के बराबर होता है और R1 R2 के बराबर। I1 I2 के बराबर होता है और R1 R2 के बराबर। और इनफैक्ट ये जो तुम्हारी प्रिज्म में जो तुमने डायग्राम बनाया है ना, तो ये जो लाइट यहाँ से आ रही थी, दिस बिकम पैरेलल टू द बेस एक्चुअली। मिनिमम डेविएशन में ये कंडीशन भी रहती है बच्चों। ये जो लाइट है ना, ये जो लाइट रे है, ये लाइट है, दिस बिकम्स पैरेलल टू द बेस, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पर कि एक प्रिज्म है, ठीक है, एक प्रिज्म है, उसमें उसमें एंगल ऑफ, उसका एंगल ऑफ प्रिज्म है 60 डिग्री। दिस इक्विलेटरल प्रिज्म, दिस वाज 60, दिस वाज 60, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे साइन ऑफ I1 जो भी होगा, यहाँ पर ये जो I1 आएगा, करेक्ट, एट डेल्टा मिनिमम, ठीक है, एट डेल्टा मिनिमम। सोचो जरा, अगर मैं बोलो ये I1 है, या बाकी सब तुम्हारा ऐसे ऐसे आ रहा है, करेक्ट, तो यहाँ पे x और थीटा की वैल्यू क्या होगी, गिवन दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज कितना होता है, 3/2। 3/2। बता सकते हो, सोचो जरा। मैं सॉरी, मैं म्यूट पे चला गया था। यहाँ पे देखो, तो देखो समझ में आया होगा, ये I1 है तुम्हारा, ठीक है, ये R1 है, ये भी R2 है, तो R1 प्लस R2 60 के बराबर हो गया। मिनिमम डिविएशन है क्योंकि, तो यहाँ पे R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R हो गया, हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2R इक्वल्स टू 60 डिग्री हो गया, तो R तुम्हारा 30 डिग्री आ गई, ठीक। R की वैल्यू कितनी आ गई, R की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। और यहाँ पे इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा दो, कितना आ जाएगा, साइन I1 इक्वल्स टू म्यू टाइम साइन R1। तो म्यू की वैल्यू होगी 3/2 और R1 की वैल्यू होगी 30। तो जब आप इसको वैल्यूज को पुट करोगे तो 3/2 साइन 30 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हुई, x की वैल्यू हो गई 3/2, थीटा की वैल्यू हो गई 30। ठीक है ना बच्चों।
सर यहाँ पर A60 कैसे अज्यूम किया, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसे अज्यूम किया? ये दिया हुआ है ना मैंने, ये तो आपको क्वेश्चन में दिया था मैंने। ओके डिपेंड करेगा प्रिज्म कैसा है आपका, डिपेंड ऑन द प्रिज्म आल्सो। ठीक है, दिस इज कंडीशन फॉर मिनिमम डिविएशन। तो मिनिमम डिविएशन में क्या होता है, R1 इक्वल्स टू R2 होता है ना मिनिमम डिविएशन में, और R1 प्लस R2 A के बराबर होता है कि नहीं होता है? सर होता है कि नहीं होता है? यस, यस और नो? तो R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो यहाँ पे? सर तो फिर हम R1 माइनस R2 इक्वल टू 0 भी तो लिख सकते हैं। हाँ, तो 0 लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके आप लिख सकते हो R1 माइनस R2 इक्वल्स टू 0, बट उससे कुछ मिलेगा क्या आपको? R1 माइनस R2 0 लिख दिया तो उससे क्या मिलेगा आपको? नहीं ठीक सर है, ऐसे ही। समझ में आई बात कि नहीं आई? जल्दी से लिख लो इसको। हाँ सर, सर एक बार ऊपर का दिखाओ सर, ग्राफ ग्राफ। डेल्टा मिनिमम, ठीक है, नॉट मिनट। तो इसीलिए आपका यहाँ पे डेल्टा मिनिमम आता है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये I1 आप एक्चुअली में यहाँ पर यू कैन जस्ट टेक सम वैल्यूज ऑफ I1 लाइक दिस है। यहाँ पे आप मान लो ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स कर देते हो 1.5, और आपको मालूम है एंगल ऑफ प्रिज्म क्या, एंगल ऑफ प्रिज्म जब फिक्स कर मान लो 60 डिग्री है, 50 डिग्री है, 30 डिग्री, जो भी आपको लेना है एंगल ऑफ प्रिज्म वो यहाँ पे फिक्स कर। जनरली अपनी लेबोरेटरी में वी गेट प्रिज्म ऑफ 60 डिग्री, यू कैन फिक्स अ वैल्यू 60 डिग्री ओवर हियर। ठीक है, तब यहाँ पे स्नेल्स लॉ यूज करके आप यू कैन यूज दिस sin i equals to mu sin r, you can find out all these values। इसी तरह एक R1 आ गया तो R1 plus R2 equals to A, यहाँ उस वाले एक्सप्रेशन से R2 की वैल्यू फाइंड कर लेना। ठीक है, उसके बाद फिर I2 की वैल्यू फाइंड कर लोगे, अगेन यू यूज स्नेल्स लॉ, mu sin R2 equals to sin of I1, use this expression to calculate I1। यहाँ पे सब वैल्यूज आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप डेल्टा फाइंड आउट कर लो। डेल्टा फाइंड आउट करके आप व्हेन यू फाइंड आउट डेल्टा देन यू एक्चुअली सी दैट हियर व्हाट हैज हैपेंड इज, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, पहले ये डिक्रीज हो रहा है, फिर एक मिनिमम वैल्यू तक पहुंचेगा, उसके बाद ही इंक्रीज हो रहा है। करेक्ट, यू कैन सी दैट। ठीक है, चलो पर हम इस ग्राफ से वो मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं ना, आई आई की। यस, आप निकाल सकते हैं मिनिमम वैल्यू। पर वो मिनिमम वैल्यू हर मीडियम में डिफर करेगी ना? यस, हर मीडियम में नहीं, हर एंगल के लिए। ए फॉर एवरी एंगल ऑफ प्रिज्म दिस मिनिमम वैल्यू डेल्टा मिनिमम, ये जो आई की वैल्यू करस्पॉन्डिंग वो मिनिमम हो। इसके लिए शायद कुछ तो 40-50 के बीच में आती है कुछ तो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, चलो आगे बढ़े बच्चों। ओके, अब बताओ मुझे जरा, ग्लास लैब में अगर लाइट को अगर आपने पास किया देन हाउ विल लाइट पास थ्रू अ ग्लास लैब? यहाँ से लाइट कैसे जाएगी, कोई बता सकता है बच्चा? यहाँ पे लाइट कैसे जाएगी अगर टुवर्ड्स आपने, द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल नॉर्मल। हाँ मतलब ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट है, चलो अच्छा मैं यहाँ पे ये रिफ्रैक्टेड लाइट, ठीक है, और मैंने आपको ये ई बता दिया। यहाँ पे बताओ क्या रिलेशन ट्रू है, आई इज इक्वल टू ई, आई इज ग्रेटर देन ई, आई इज लेस देन ई, और यहाँ पे एनीथिंग, नो फिक्स रिलेशन। बताओ यहाँ पे क्या होगा? यस, बताओ जल्दी क्या होगा यहाँ पे? सर बता दी।
हाँ बताएं क्या। सर I is equal to E. I is equal to, क्यों I is equal to E? सर मतलब हम मतलब वो दोनों जो भी ओके हाँ बोल सर मतलब अगर हमने वो रिफ्रैक्टेड रे अगर वो ग्लास स्लैब के बीच में ड्रॉ करी तो दोनों नॉर्मल एक दूसरे को पैरेलल है, तो वो Yes, दोनों एंगल इक्वल है, इस वजह से I is Actually, it has to do more with the geometric construction ना। आप देखो यहाँ पर एक लाइट ऐसे, you can just draw light line like this, ठीक है। तो अब देखो ये वाला जो है ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है ना R1 R2 इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल्स हम बोल सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज R1 इज इक्वल टू R2, इसलिए यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। ठीक, अच्छा चलो अभी मैं यहाँ पर थोड़ा केस को चेंज कर देता हूँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग लेट्स से 3 अलग अलग मीडियम, मान लो यहाँ पे हम लोग एक कोई तो ऑयल ले लेते हैं, यहाँ पे एक वाटर ले लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग ग्लास ले लेते हैं। तो ग्लास की थिकनेस बड़ी है, ठीक है। दिस इज ऑयल, दिस इज वाटर एंड दिस इज ग्लास। तो देखो अभी अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस देखोगे इनके, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, इसका फिर उससे बड़ा, इसका सबसे हाईएस्ट होगा, करेक्ट। यहाँ पर एक लाइट ऐसे आई और यहाँ पे एक लाइट ऐसे निकली, ये आई है तुम्हारा, ये ई है। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, आई विल बी इक्वल टू ई, आई इज ग्रेटर देन लेस देन ई, आई इज ग्रेटर देन ई, एंड नो फिक्स्ड रिलेशन। यस, बताओ जल्दी से। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। तो मान लो लाइट ऐसे से जा रही है, ठीक है, ये R1 है, ये R2 है, ये R1 है तो ये भी R1 ही होगा ना, देखो ये R1 है तो ये भी R1 होगा, फिर मान लेते हैं इसको R2, ठीक है, तो ये भी R2 हो जाएगा, ये मान लेते हैं R3, ये भी R3 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे, हाँ सर। तो यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा, जब यहाँ पे कंडीशन बनाओगे तुम क्या लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर ना 1 into sin I equals to refractive index of oil into sin of R1। फिर आप यहाँ पे क्या लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल into sin of R1 equals to refractive index of water into sin of R2, ठीक है। इस पॉइंट पे यही लिखोगे ना कंडीशन, देखो स्नेल्स लॉ मैंने आपको बताया, आपको ऐसे आप लिख सकते हो। इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ क्या बन जाएगा, म्यू ऑफ R2, सॉरी आई एम सॉरी, म्यू ऑफ, बताओ इस पॉइंट पे क्या क्या कंडीशन बनेगी, जल्दी से बताओ। इस पॉइंट पे इक्वेशन कैसे लिखोगे, किसका म्यू लूं मैं यहाँ पे, वाटर यहाँ पे एंगल क्या लिखो, sin sin R2 इक्वल्स टू mu of glass into sin R3, sin R3। और इस पॉइंट पे जल्दी से बताओ कंडीशन क्या बनेगी, mu of glass into sin R3 is equal to mu of मतलब 1 into E। हाँ तो अभी एयर को तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 पकड़ते हैं ना, तो 1 into sin ऑफ, तब आपको दिख रहा है दिस इज इक्वल टू दिस, करेक्ट, एंड दिस इज इक्वल टू दिस, so this is also equal to this, correct, so this is equal to this and this is equal to this, so this is equal to this, and since this is equal to this, so this is equal to this and this is equal to, समझी बात। यहाँ पे डायरेक्टली हम बोल सकते हैं sin i इक्वल्स टू sin i, देखो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, sin i इक्वल्स टू sin e, therefore i is equal to, बच्चे ये समझ में आया कि नहीं आया। जैसे सपोज अगर मैंने बोला x इज इक्वल टू y, ठीक है, y इज इक्वल टू z, z इज इक्वल टू a एंड a इज इक्वल टू b, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे x इज इक्वल टू b, Yes. तो वैसे कुछ तो यहाँ पे सिनेरियो बन रहा है ना, या x इज इक्वल टू a, बोल सकते हैं हम x इज इक्वल टू a, करेक्ट। तो कितने भी मीडियम लगा दो आप यहाँ पे,
करेक्ट। कितने भी मीडियम लगा दो यहाँ पे, लाइट का जो पाथ होगा वो कैसा होगा, लाइट का पाथ हमेशा इस अगर ये सरफेस प्लेन है, ये सरफेस प्लेन है, तो लाइट का अगर ये जब यहाँ से लाइट निकलेगी तो इट विल ऑलवेज बी पैरेलल टू दिस लाइट। इंसिडेंट लाइट को हमेशा पैरेलल रहती है। ठीक है, ठीक है सर बच्चों। हाँ। हाँ सर, वो आपने जो रेम जो बनाई है हम्म एड टू ऑयल में, वो हम्म टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव होगी ना? वो हाँ, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल यहाँ पे समझ लेना, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये मैंने जैसे एक रफ डायग्राम निकाला है यहाँ पे, वो आप ऑयल अच्छे से से स्केल वाटर स्केल। भी हाँ ये सेम। ऑब्वियसली इट विल बी ऑयल इज अ denser and water is a rarer medium ना, sorry denser medium. Oil is rarer, water is a denser medium. So yes, so it will be moving ये हो गया आपका rarer, ये हो गया denser. rarer से denser के जाते हुए गो लाइक, तो आप स्केल से बना लेना, वो मैंने जैसे एक रफ स्केच खींचा है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? तो इसमें भी यहाँ पे I is equal to, समझी बात सभी बच्चों को? हाँ सर। ओके। अच्छा, एक दो चीज मैं आपको एक्चुअली लास्ट क्लास में बताने वाला था, बट जैसे 5 मिनट ही लगेगा हमें। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आई थिंक वी हैव डन टिल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कुछ एप्लीकेशन ही देखे थे ना हम लोग। डायमंड देखा था ना, यू हैव सीन डायमंड। मिराज मैंने बताया था आपको कैसे बनता है मिराज, मिराज भी बताया नहीं बताया था? ओके, तो देख लो मिराज देख लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है मिराज, आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखा था। कब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? when light goes from which medium to which medium? Rarer to denser. Light goes from rarer to denser ki denser to rarer? denser to rarer. Light goes Denser. from denser to rarer. ठीक है, तो अब समझो ये हॉट डिजर्ट है तुम्हारा। क्या है ये? हॉट डिजर्ट है। अब यहाँ पे जो जो एयर होगी ये तो गर्म होगी ना, ठीक है, ओके। और इसके ऊपर की जो एयर होगी कूल होगी थोड़ी सी। That means as you go from this to this, ये ऐसे, that means moving from cold air to hot air. ठीक है, मूविंग फ्रॉम कोल्ड एयर टू हॉट एयर। ठीक है, यस और नो बच्चों? ठीक है ना? चलो, तो बच्चों यहाँ पे ठीक है बच्चों, यस और नो? तो अब सपोज यहाँ पर तुम्हारा स्काई है, स्काई इज विथ व्हाट कलर? ब्लू इन कलर था। तो या समझो यहाँ से कोई लाइट आ रही है जो कि ब्लू कलर की लाइट है, जो कि ब्लू कलर की लाइट है। तो ये कहाँ से जा रही है? कोल्ड से। और मतलब कोल्ड एयर को हम क्या मानेंगे? कोल्ड एयर विल बी अ विच मीडियम, डेंसर की Denser. रेयर? डेंसर। और ये मीडियम के रेयर हो जाएगा, ठीक है, लाइक दैट। इसके रिस्पेक्ट में ये रेयर रहेगा, करेक्ट। तो क्या होगा यहाँ पे, ये एंगल जो है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। फिर यहाँ पे जैसे आएगा यहाँ पे एंगल और इंक्रीज होगा, फिर जैसे यहाँ पर आएगी एंगल और ज्यादा इंक्रीज होगा, क्योंकि डेंसर से रेयर में आ रही है, करेक्ट। तो फाइनली होते होते अगर कहीं पे बीच में इसका क्रिटिकल एंगल रीच होगा, हो सकता है सपोज इस पॉइंट पे इसका क्रिटिकल एंगल, ये अपनी ये जो लाइट सपोज लेट्स से क्रिटिकल एंगल पे पहुंच गई, दिस एंगल लेट्स से इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तब यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा? इस पॉइंट पे इस लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और अगर मान लो एक ऑब्जर्वर यहाँ पे कहीं, तो व्हेन ही सीज दिस, मान लो कि किसी चीज से बैठा हुआ है, ठीक है, व्हेन ही सीज दिस लाइट, तो इसको ऐसा फील आएगा कि ये जो ब्लू कलर है एक्चुअली ये तो यहाँ से आ रहा है। तो इसको ऐसा एक फीलिंग आएगा कि
इसको एक ऐसा फीलिंग आएगा कि यहाँ पे कहीं तो पानी है। क्यों? क्योंकि ये जो देखो ब्लू कलर की लाइट कहाँ से आ रही थी, यहाँ से आ रही थी। आते 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 बीच में क्या हो गया, आई बिकेम ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्योंकि हर एक लेयर में इसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो लाइट ऐसे आई एंड यहाँ पे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया एंगल, तो दिस लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस लेयर। और इस ये जो ऑब्जर्वर है इसको ऐसे लगेगा यहाँ पे कहीं तो आगे एक पानी का सोर्स है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? सर क्रिटिकल एंगल 180 डिग्री होता है ना? नहीं नहीं, 180 कहाँ होता है? ये थोड़ा ना बताया था 180 होता है। मैंने लास्ट टाइम The क्या बताया angle था? of incidence at which the angle of refraction is greater than 90. देखो ये बताया था ना मैंने, यहाँ पर जैसे आप डेंसर से रेयर में जाते हो वैसे से क्या होता है, आर की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करती रहती है ना। आर के लिए तो इंक्रीज करेगी ना डेंसर से रेयर में जब लाइट जाएगी तो, करेक्ट। हाँ। और मैंने आपको भी बताया था यहाँ पे सम रिफ्लेक्शन सम रिफ्रैक्शन, तो 5% समझ लो रिफ्लेक्शन हो रहा है और 95% समझो रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, फिर एक पर्टिकुलर एंगल पर इस लाइट की जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाएगी, जिसको हम क्रिटिकल एंगल बोल देंगे। ठीक है, और अब अगर अभी भी अगर आप आई को आईसी से बढ़ाओगे देन व्हाट विल हैपन, लाइट विल टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टेड। ठीक है ना? और कोई केस है क्या, मतलब जिधर ये रियल लाइफ पॉसिबल? हाँ होता है ना, और इनफैक्ट जो आपका ये सब रहता है ना, सोनोग्राफी या ये सब जो करते हैं डॉक्टर्स, देखो कभी कभी डॉक्टर्स क्या करते हैं, आप अगर मान लो पेट में काफी कुछ कुछ फंस गया है, आपको पेट का इमेजिंग करनी है, तो दे एक पाइप लेते हैं, विच इज बेसिकली एन ऑप्टिकल फाइबर पाइप। ठीक है, इसको आपके पेट में डाल देते हैं और यहाँ से लाइट को थ्रो करते हैं। लाइट यहाँ पे ऐसे जाती है कि इट गेट्स टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड, और यहाँ पर जाएगी एंड जिस पे लगेगी जब वापस आएगी तो अगेन इट विल गेट टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टेड। ये सिग्नल यहाँ पे आपको कुछ लाइट, आई मीन देयर विल बी सम इमेज दैट विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लाइट दैट यू कैन एंड इट कम्स बैक टू यू। ठीक है, तो वो देखते हैं वहां पे कुछ कुछ पड़ा तो नहीं है अंदर। उसको क्या बोलते हैं इसको, अल्ट्रासोनोग्राफी क्या बोलते हैं इसको, सम नेम फॉर दिस। ठीक है, पूरा मुंह से ऐसे डालते हैं पेट तक, तो इसोफेगस पाइप एंड ऑल, बहुत पतली सी पाइप रहती है, बहुत वेरी पेनफुल ट्रीटमेंट। ठीक है, समझ में ओके आ रही है सर। बात? हाँ सर। तो मेडिकल में इसका यूज होता है, या आपके एनस के थ्रू इंटेस्टाइन में अगर कुछ फंस गया है, क्या है, कीड़े हैं, क्या है, कुछ है, तो उसको देखने के लिए इंटेस्टाइन से भी कभी कभी ये एक पतली सी पाइप रहती है, उसको पीछे से आपके डालते हैं और वहां पे कुछ एक लाइट से थ्रो सम लाइट और देन दे इमेज इनसाइड योर इंटेस्टाइन लाइक दैट। तो मेडिकल में इसका यूज होता है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर सुना होगा आपने, ऑप्टिकल फाइबर ऑल्सो वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये कुछ कुछ यूजेस हैं, ध्यान में रखना। और मैंने आपको डायमंड के बारे में तो हमने बात की थी, डायमंड शाइन ना, डायमंड शाइन बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसलिए बोलते हैं ना हीरे को जितना तराशोगे उतना ज्यादा वो शाइन करता है हीरा। चलिए आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं फिर इसमें। या तो अब देखो, लेट्स कम टू नाउ रिफ्लेक्शन एट कर्व्ड सरफेसेस। तो इसमें एक्चुअली अगर आपको मिरर का समझ में आ गया तो ये कंसेप्ट भी आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा। मिरर का मेन समझना है, करेक्ट। रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस पे मोस्टली आप कभी भी रे डायग्राम बनाने को कभी नहीं कहेगा, बट इसका एप्लीकेशन पूछता है, जैसे टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, उसमें आपको रे डायग्राम पूछ सकता है। ठीक है, तो So बेसिकली हमें यहाँ क्या पे मालूम, lenses.
पढ़ी। हाँ लेंस से, कर्व्ड मतलब क्या हो गया, लेंस, करेक्ट। कर्व, प्लेन सरफेस का मतलब क्या हुआ, अभी तक जो हम देख रहे थे दे वर ऑल प्लेन सरफेसेस, these all were plane surface. Even your this prism is also a plane surface, ठीक है। यहाँ पे लाइट डिविएट हो रही है, और यहाँ पे क्या होती है लाइट, यहाँ पर हम बोलते हैं लाइट इज लेटरली शिफ्टेड, मतलब लाइट was supposed to go like this, but after refraction and all light got get lateral shift. This is known as lateral shift in the light, ठीक है, समझी बात की नहीं। तो कर्व्ड सरफेसेस में देखते हैं क्या होता है। तो सर ये कर्व्ड थोड़ा ऊपर का सरफेसेस, फिर से समझाना। नहीं, दो फिनोमिना है। लेटरल शिफ्ट मतलब क्या हुआ, शिफ्ट हो गई लेटरली, इट गेट शिफ्टेड मतलब पैरेलल शिफ्ट हो गई लाइट। और डिविएशन मतलब क्या हो गया, डिविएशन मतलब लाइट जो है वो ऐसे जा रही थी, इट गॉट डिविएटेड, दिस इज एंगल ऑफ डिविएशन। रिफ्लेक्शन में भी देखो डिविएशन होता है लाइट का, लाइट ऐसे जा रही थी बट रिफ्लेक्ट होकर लाइट गॉट डिविएटेड, दिस इज एंगल ऑफ डिविएशन इन रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये दो जस्ट टर्म्स है जो हम ऑप्टिक्स में बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। डिविएशन कितना लाइट का हो रहा है, कितना लेटरली शिफ्ट हो रही है लाइट, तो दिस इज बेसिकली फ्रॉम प्रिज्म, प्रिज्म से कितना डिविएशन हो रहा है। रिफ्लेक्शन में भी ऐसे कुछ डिविएशन हो रहा होगा, पर ग्लास स्लैब में डिविएशन नहीं होता है। ग्लास स्लैब में क्या होता है, लेटरली शिफ्ट होती है। अभी हम लेंसेज देखेंगे, लेंसेज में भी लाइट गेट्स डिविएटेड, तो लेटरल शिफ्ट केवल और केवल ग्लास स्लैब में आपको मिलेगा, नोवेयर ये एल्स। सर ये मिराज क्या, के आगे का, थोड़ा सा मिराज के आगे का। मिराज के आगे का देखना है ये, इसका कुछ ज्यादा मैंने बताया नहीं। ऑप्टिकल फाइबर बताया जी, डायमंड क्यों शाइन करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन है यस। तो बेसिकली इसमें भी काफी कुछ थ्योरी है, बट हम वी आर नॉट गोइंग थ्रू ऑल दैट थ्योरी। ये सब आप 11th में एकदम डिटेल में पढ़ोगे एक एक चीज, ठीक है। हम जस्ट यहाँ पे डायरेक्टली लेंसेज से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। जब आप 11th स्टैंडर्ड में जाओगे तो आपको ऐसा एक कर्व सरफेस दिया जाएगा, इसमें रिफ्रैक्शन कैसा होता है, तो वहां से शुरू करते हैं हम डायरेक्टली लेंसेज से शुरू कर रहे हैं विदाउट द डेरिवेशन ऑफ लेंस मेकर्स फॉर्मूला। आपको 11th में इसका डेरिवेशन भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली वी हैव टू काइंड्स ऑफ लेंसेज, आपको मालूम होगा टू काइंड ऑफ लेंसेज कौन कौन से होते हैं। ये कौन सा लेंस है, तो यहाँ पर आपको दो तरह के लेंसेज दिख रहे होंगे, करेक्ट। एक कौन सा लेंस है, ये कौन सा लेंस है बच्चों, इसको कौन सा लेंस बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और ये कौन सा लेंस है बच्चों, ये है कॉनकेव लेंस, ठीक है। इसको दिस इज ऑल्सो नोन एज, आप देख सकते हो यहाँ पे जो लाइट है, लाइट कैसे हो रही है, लाइट इज कन्वर्जिंग, तो इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली तो लेंस और भी कई टाइप के होते हैं, हम उसको और भी डिटेल में पढ़ते हैं, बट आपको अभी कन्वेक्स एंड कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, और ये देखो क्या करे, लाइट को ऐसे डाइवर्ट कर रहा है, तो दिस इज नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। ऐसे तो लेंस आप देखो अभी प्लेनो कॉन्वेक्स भी हो सकता है, करेक्ट। फिर इस तरह का भी एक लेंस होता है, तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, ऐसे ऐसे कई तरह के लेंसेज बना सकते हो आप कॉम्बिनेशन इसका लेके, करेक्ट। बट हमें सब लेंसेज नहीं पढ़ने, हमें जस्ट ये सब लेंसेज पढ़ने। तो अच्छा बच्चों, अब यहाँ पर आपको ये डायग्राम देख के ये विषय समझ में आ रहा होगा क्यों ये लाइट को कन्वर्ट कर रहा है और क्यों कॉनकेव वाला लाइट को डाइवर्ज कर रहा है। समझ में आ रहा है कुछ, देखो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, कौन अपना इंटरप्रिटेशन बताएगा मुझे। क्यों कॉन्वेक्स लेंस लाइट को कन्वर्ज कर रहा है और क्यों कॉनकेव लेंस लाइट को डाइवर्ज कर रहा है, यस बताओ जल्दी से, कौन बताएगा। प्रियांशु यार देयर, सर क्वेश्चन क्या था? मैंने ये पूछा कि क्यों कॉन्वेक्स लेंस जो है लाइट को कन्वर्ज कर रहा है। देखो लाइट को यहाँ पे क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है ना,
लाइट क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है कि नहीं हो रही है टू दिस पॉइंट, और यहाँ पे देखो लाइट डाइवर्ज हो रही है, आपको ऐसा लगेगा इट अपीयर्स टू कमिंग एट दिस पॉइंट, इनफैक्ट दिस पॉइंट इज आल्सो नोन एज फोकस। ठीक है, तो क्यों यहाँ पे ये कन्वर्जिंग एक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्यों यहाँ पर ये डाइवर्जिंग एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है? सर सर अगर हम Convex उस lens. लेंस को छोटे छोटे yes. प्रिज्म्स में डिवाइड कर दें तो फिर Yes. ऊपर, तो उस लाइन के ऊपर के जो प्रिज्म्स होंगे वहां yes, के yes, रेस yes, yes. नीचे आएंगे और नीचे के जो है Very वहां के good. रेस ऊपर जाएंगे। और किसी को कुछ? सुबोध, माधव, मल्हार? सर मतलब कॉन्वेक्स लेंस का जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो लेस मतलब नहीं, कम यहाँ पे रहता है। एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कुछ नहीं करना। देखो जब हमने ऊपर एकदम स्टार्टिंग में भी स्टार्टेड विद प्रिज्म ना, प्रिज्म में देखो लाइट जो है ये हमेशा किसकी तरफ जा रही है, जो मोटा वाला एंड है उसकी तरफ जा रही है ना लाइट। तो लाइट की टेंडेंसी क्या है, हमेशा मोटे वाले पार्ट की तरफ जाने की, टेपरिंग एंड की तरफ नहीं जा रही। लाइट इज ट्राइंग टू गो टू अ, एक मोटा वाला जो बेस है, लाइट इज ट्राइंग टू गो टू द बेस ऑफ दिस प्रिज्म। करेक्ट। तो इसको अगर आप एक प्रिज्म की तरह यहाँ पर आप ऐसा सोचते हो कि हमने कई सारे प्रिज्म रख दिए यहाँ पर, करेक्ट, तो लाइट देखो कहाँ पे जाएगी, लाइट हमेशा बेस वाले पार्ट पे जाएगी ना। टेपरिंग है, जो एकदम टेपरिंग वाला एंड है उससे वहां से वहां पे नहीं जाएगी, जो मोटा पार्ट है वहां पे जाएगी लाइट हमेशा। तो यहाँ पे मोटा पार्ट कौन सा, ये वाला पार्ट मोटा है, तो लाइट हैज अ टेंडेंसी टू गो टुवर्ड्स दिस साइड। यहाँ पे लाइट हैज अ टेंडेंसी टू गो टुवर्ड्स, अगेन देखो मोटा वाला पार्ट ये हो जाएगा। ठीक है, तो लाइट की हमेशा टेंडेंसी है टू गो टुवर्ड्स द मोटा पार्ट ऑफ द प्रिज्म या बेस ऑफ दैट ऑप्टिकल डिवाइस। इसलिए ये जो है ना यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर दिस इज ट्राइंग टू गो टुवर्ड्स, इट इज, यहाँ पे लाइट ऐसे मीट हो रही, कन्वर्ज कर रही, यहाँ पे लाइट डाइवर्ज कर रही। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी कैसे देते हैं, तो ये आपको शायद फोकस पॉइंट यहाँ पे समझ में आ गया होगा इस डायग्राम से, फोकस क्या होता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये पोल होता है तुम्हारा। ठीक है, ओके, लेट मी पुट अनदर डायग्राम। ओके बच्चे, तो अब आप यहाँ पर अभी देख रहे हो दो बेसिकली, एक कॉनकेव लेंस है और एक ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो दिस इज कॉन्वेक्स एंड दिस इज कॉनकेव। ठीक है, ठीक। अब देखो अगर मैं ऐसा सोचता हूँ, तो इसको थोड़ा डिलीट कर देते हैं। मुझे एक्चुअली पूरा एक ऐसा लेंस चाहिए था, तो रुको, अच्छा मैं ऐसा बना लेता हूँ इस लेंस को, ये चलो बना लेते हैं इसको, इसको बनाने में कुछ ऐसा डिफिकल्टी नहीं जाएगा। मान लो एक ये लेंस है, कौन सा लेंस है ये, विच लेंस इज दिस, कॉन्वेक्स। या दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो बच्चों कॉन्वेक्स लेंस में भी समझो लाइट ऐसे आ रही है तुम्हारी। ठीक है, एंड इट स्ट्राइक्स दिस कर्व्ड सरफेस। अगर ये लाइट यहाँ पर आके इस सरफेस को स्ट्राइक करती है, कर्व्ड सरफेस को, तो अब देखो, अब यहाँ पर यहाँ पे बेसिकली जो लेंस बना है, दो स्फीयर से तो बना होगा। देखो एक स्फीयर ऐसा ले लो आप, दो, इनफैक्ट आपको बाई कॉन्वेक्स लेंस पढ़ना है, मतलब दोनों स्फीयर का जो रेडियस है वो इक्वल होगा। इसका अगर रेडियस r है तो इसका भी रेडियस r ही होगा। ठीक है, करेक्ट। तो अब देखो ये वाला जो सरफेस है, अब लाइट अगर ऐसे आई, तो एक्चुअली में हम ऐसा कन्वेंशन देते हैं, बट कुछ बुक्स में कन्वेंशन फॉलो नहीं किया जाता है, पर आप अभी से सही चीज ध्यान में रखोगे तो कभी भी आगे जाके कुछ मिस्टेक नहीं होगी। तो अब समझो ये एक स्फीयर है। ठीक है, तो इस स्फीयर का रेडियस क्या होगा, इस स्फीयर का रेडियस r1 होगा, इसको हम c1 लिख देंगे। तो कभी कभी c1 यहाँ पे भी लिख देते, दैट इज ओके, आपको बस केवल रे डायग्राम ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना। ठीक, अब देखो ये वाली जो स्फीयर बन रही है तुम्हारी,
इसका रेडियस कहाँ पर होगा, इसका रेडियस होगा यहाँ पे, C2, इसको हम बोल देते हैं C2। या आप इसको उल्टा, आप मतलब जनरली बुक्स में क्या रहता है, C1 इसको देते हैं, C2 इसको देते हैं, तो दैट इज ऑल्सो ओके, उसमें कुछ गलती नहीं है एक्चुअली में, कुछ आपका मिस्टेक नहीं होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे एंड ऑल दैट। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर आपको दो 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 पॉइंट्स दिखाने पड़ेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर में आप दिखाते थे सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था, सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर वाज अ पार्ट, सी दिखाते थे। फिर एक लाइट ऐसे आती थी, ये जहाँ पे मीट करती थी, ये क्या हो जाता था तुम्हारी फोकस वाला पॉइंट हो जाता था। ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? उसी तरह यहाँ पर देखो, ये जो और ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो है तुम्हारा ना, दिस एक्चुअली योर प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है बच्चों, समझ में आ रही है बात? सर समझ रहे हो ना? ओके। अब दूसरी चीज क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे C1 HS में वही कन्वेंशन है, C1 C2, ठीक है, फिर F1 F2 लाइक दिस, तो दे हैव टेकन कन्वेंशन। यहाँ पे आपको दो ये मिलेंगे, दो पॉइंट्स दिखाने पड़ेंगे, C1 C2 एंड F1 F2 लाइक दिस, F2। तो ये फॉरेन ऑथर की बुक है, तो विल इसका ही ज्यादा करेक्ट मानेंगे। तो जनरली इसको आपकी बुक में C1 F1 ऐसे दिखाते हैं, इसको C2 F2 लाइक दिस दे शो। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? तो ये C1 C2 क्या ये समझ में आए कि नहीं आए? क्या है ये? बेसिकली ये वाली जो स्फीयर होगी यहाँ पे इस लेंस का, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। उसी तरह ये वाली जो स्फीयर होगी उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग कॉनकेव लेंस पर। कॉनकेव लेंस पर आते हैं, ये समझ में आया? इसको लिख लो जल्दी से बच्चों, इसको लिख लो जल्दी से, प्रिंसिपल एक्सिस एंड ऑल दैट। चलो, तो ये बेसिकली क्या है, ये एक कॉनकेव मिरर हो गया। ठीक है, कॉनकेव मिरर में क्या होता है, अगेन अब देखो, एक ये वाला तुम्हारा स्फीयर है और एक ये स्फीयर है, तो यहाँ पर आपको रेडियस दोनों का इक्वल मानना है, इसको बाई कॉनकेव भी बोल सकते हैं। तो ये एक रेडियस है तुम्हारा और ये दूसरा रेडियस है, करेक्ट। तो दोनों ग्लास को ऐसे रखो और बीच में एक आप ग्लास भर दो, इसके बीच में कुछ लाइक दिस। ठीक है, तो ऐसा कुछ तो दिखाई देगा तुम्हें। तो बच्चों ये हो गया तुम्हारा C1। यहाँ पे लाइट ऐसे टकराई ना, तो पहले जिस सरफेस से टकराती है उसको C1 एक्चुअली में देते हैं। ठीक है, फिर बाद में इस सरफेस से टकराएगी तो इसको C2 देते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? और ये तुम्हारा होता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस विल बी व्हाट, जो इस लेंस के एकदम बीच, लेंस भी आपको ऐसे ही दिखाई देगा ना, लेंस भी अगर आप देखोगे तो ऐसे ही दिखाई दे, लेंस तो सबने देखा होगा ना, लेंस तो ऐसे ही दिखाई देता है। इसका जो एकदम सेंटर वाले पॉइंट से जो लाइन जा रही होगी वही प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ठीक है, हाँ समझ में आई बात कि नहीं आई? और हाँ ये वाला जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं O। O मीन्स व्हाट? O मीन्स ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी O, दिस पॉइंट इज ऑल्सो O। O म्हणजे काय? O म्हणजे ऑप्टिकल, O से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे लेंस मिरर में क्या था, ये पोल था, यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर ये ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात कि नहीं आई? हाँ तो अब इसमें देखो रूल्स क्या क्या रहते हैं, व्हाट आर द रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम? रूल्स आर वेरी सिंपल यहाँ पर। तो पहला रूल क्या है, पहले तो हमें फोकस पॉइंट चाहिए। फोकस पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, फोकस पॉइंट वो वाला पॉइंट होता है यहाँ पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट मीट होती है, तो ये फोकस इसके लिए हो गया। और इसका फोकस क्या हो जाएगा, यहाँ पे पैरेलल बीम अपीयर्स टू बी मीटिंग, यहाँ पे पैरेलल बीम अपीयर्स टू बी मीटिंग, उसको बोलते हैं फोकस। तो इसका फोकस क्या कहाँ पर होगा, इसका फोकस होगा दिस अपीयर्स टू बी मीटिंग समवेयर ओवर हियर। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट हो गया इसका, तो ये एक F1 हो गया। अगर लाइट यहाँ से थ्रो करोगे तो इसका एक ही पॉइंट
F2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर ये, तो ये यहाँ पे भी F1 F2 आपका इक्वल होता है। ये केवल इस इसको, ये तुम्हारा बाई कॉन्वेक्स लेंस है, तो बाई कॉन्वेक्स के लिए ट्रू है केवल, अदर लेंसेज के लिए ट्रू नहीं है। ठीक है, ये केवल और केवल, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बाई कॉन्वेक्स के लिए ट्रू है बच्चों। ठीक है ना, लेंस ऐसा पढ़ो कि 11th में जब जाओगे तो दिक्कत ना हो। ठीक है, रट के जाओगे अभी से तो फिर 11th में आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला ऑप्टिक्स में। ठीक है, समझ के जाओगे कंसेप्चुअली तो आपका बेस अच्छा तैयार हो जाएगा। 11th में ऑप्टिक्स में 100% सब कुछ समझ में आएगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? देखो यहाँ पे फोकस कैसा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे फोकस कैसा है, यहाँ पे फोकस ऐसा है। ठीक है कि नहीं बच्चों, समझ में आ रही है बात? अच्छा, दूसरा रूल क्या है यहाँ पे? दूसरा रूल क्या था? देखो लेंस मिरर्स में जब हमने देखा था, मिरर में हमने क्या देखा था, कोई भी पॉइंट जो भी सी से जाता है ना, सी से ऐसे आता है, तो इट टेक्स द सेम पाथ ना। तो यहाँ पे भी ऐसे एक कुछ तो रूल है। व्हाट इज द रूल? अगर, तो इनफैक्ट आप इसको रूल 1 रूल 2 भी बोल सकते हो। तो ये वाला जो पार्ट है ये रूल 1 है, ठीक, और ये वाला पार्ट रूल 2 है। तो कोई भी पॉइंट अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रहे तो यहाँ पर ये अप्रोक्सीमेशन है, ये थिन लेंस के लिए अप्रोक्सीमेशन है कि ये दिस गोज ऑलमोस्ट अनडिविएटेड। कोई भी पॉइंट अगर इसके ऑप्टिकल सेंटर से जा रहे हैं तो इट गोज ऑलमोस्ट अनडिविएटेड। ठीक है, तो ये दो रूल्स है। रूल समझ में है क्या क्या है बच्चों? एक दो रे डायग्राम्स भी देखेंगे हम लोग अभी। रूल्स समझ में है, रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम? यस, तो पहला रूल क्या था? यस बच्चों, जल्दी से बताओ पहला रूल क्या था, कौन बताएगा? एनी लाइट पासिंग थ्रू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कैसे हो जाएगी? लाइट पासिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यस, appears to be meeting at focus और meets at focus। ठीक है, any light passing any light parallel to principal axis appears or any light parallel to principal axis appears, क्या होगा? appears to be meeting at focus, ये किसके लिए? कॉनकेव के लिए है, और meets at focus ये किसके लिए है? कॉन्वेक्स के लिए। ठीक है, फिर बी वाला पार्ट क्या है? ठीक है ना? ओके, तो बी वाला पार्ट क्या? व्हाट वाज द बी पार्ट? एनी लाइट that passes through optical center goes almost undeviated। एक्चुअली स्लाइट डिविएशन होता है बट उसका हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम थिन लेंसेज देख रहे हैं। थिन लेंसेज मतलब नॉट वेरी थिक, यू नो, थिक लेंस अलग स्टडी करते हैं, बट यहाँ पर हम थिन लेंसेज देख रहे हैं। तो थिन लेंसेज के लिए आप ऐसा अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। तो ये वाला डायग्राम है, एनी लाइट, हाँ यस, थिक लेंसेस में भी रिफ्रैक्शन उतना ही होगा ना, मतलब बेंडिंग उतना ही हाँ होगा ना? थिन, देखो होता है कि एक्चुअली में अगर आपने बहुत ज्यादा थिक लेंस ले लिया तो भी थोड़ा बहुत होगा यहाँ पे रिफ्रैक्शन, ऐसा हो जाएगा थोड़ा स्लाइट। तो स्लाइट डिविएशन तो होता ही होता है। अगर आप इतना मोटा लेंस लोगे तो ऐसा कुछ तो लाइट ऑलमोस्ट ऐसा आ जाएगा। पर जनरली आप लेंस देखो ना, आपका चश्मे का भी लेंस देखो कितना थिन होता है। मेरे ख्याल से 1-2-3 मिलीमीटर से ज्यादा थिकनेस नहीं होता उन लेंसेज का, करेक्ट? 3-4 मिलीमीटर की, दैट्स आल्सो ऑलमोस्ट थिन लेंस ओनली। ठीक है ना? तो any light passing through optical center almost goes undimmed। passing through optical center goes almost undeviated। तो चलो इसके कुछ रे डायग्राम्स मैं आपको दिखाता हूँ।
एंड देन आप घर में ट्राई करना इसके रे डायग्राम, ठीक है। चलो, तो अब सपोज मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट सपोज अगर मेरा ऐसे यहाँ पे रखा हुआ है, तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे जितनी भी लाइट है यहाँ पे देखो ऐसे से जा रही है, ठीक है, करेक्ट। तो ऑब्वियसली यहाँ पर उन्होंने दे हैव टेकन अ रूल लाइक दैट, बट अगर आपको कोई रूल समझ में नहीं आ रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होता है, अगर ये लाइट ऐसे तो इट विल गो समवेयर ओवर हियर, करेक्ट। बट आप यहाँ पर ये देखो, ये वाली लाइट स्पेशली यू हैव टू जस्ट ऑब्जर्व एक्चुअली, यहाँ पर ये वाली लाइट देखो, ये वाली लाइट, ठीक है, ये वाली लाइट देखो, और ये वाली लाइट देखो, इसको जो पैरेलल होगी, इसको ऑलमोस्ट, इसको ये ऑलमोस्ट, ये पैरेलल बोल सकते हो क्या इसको, ये ऑलमोस्ट पैरेलल है। अगर ये इसको ऑलमोस्ट पैरेलल है तो ये कहाँ पे मीट करेगी, फोकस पे मीट करेगी, ठीक है। तो ये वाली लाइट देखो कहाँ कैसे जा रही है, यहाँ से जा रही है, नहीं जा रही, तो ऑलमोस्ट इट गोज अनडिविटेड, ठीक है। बाकी लाइट अभी आप मे बी विल नॉट बी एबल टू समझ नहीं पाओगे अभी, तो अब बस अभी इस वाली लाइट को देखो, ठीक। चलो दूसरे रे डायग्राम में देखते हैं अभी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर उन्होंने थोड़ा इसको अच्छा बनाने की कोशिश किया है। तो अभी सपोज आपको इसका रे डायग्राम बनाना है, तो आप इसको कैसे बनाओगे, ठीक है। तो तुम क्या करो, यहाँ पर जस्ट ड्रॉ एक यहाँ पर, ठीक है, इसके पैरेलल एक लाइन लो और यहाँ पे फोकस तुम बना ही लोगे यहाँ पे, ठीक है। नॉट नेसेसरी फोकस, फोकस कहीं पे मिल सकता है, तो फोकस से यहाँ पे ऐसे इसको पास कराओ, मतलब यहाँ पे ऐसे लो और इसको फोकस से पास करो, ठीक है। दिस विल, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे ये वाला पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा फोकस, ठीक। और ये वाला जो पॉइंट होगा, एक एक पॉइंट को पास करा दो यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर से जब पास होगी तो इट गोज ऑलमोस्ट अनडिविएटेड। यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, मैं चलो मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ एक रे डायग्राम। सी और एफ के बीच में अगर रखा है तो आप कैसे रे डायग्राम बनाओगे इसका, ठीक है। तो जैसे अभी हम देख रहे थे, तो चलो एक मैं बना के दिखाता हूँ आपको। तो समझो ये तुम्हारा, तो अभी यहाँ पे तुम्हें कितने ये दिखाने हैं, कितने पॉइंट्स दिखाओगे, 4 पॉइंट्स दिखाओगे यहाँ पे, ठीक है। C1 C2 F1 F2, तो C1 हो गया, ये सपोज F1 हो गया, ये F2 हो गया, और ये ऑलमोस्ट C2 हो गया अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। कितने बच्चे हैं, यस आई विल एंड इट, डोंट वरी, ठीक है। ये दिस इज अवर ऑब्जेक्ट। तो अब तुम एक लाइट रे कैसे दिखाओगे बच्चे, यहाँ पर एक लाइट रे तुम्हें ऐसे दिखानी है, ये ऐसे जा रही है, और इसके बाद क्या हुआ, इस लाइट रे को कहाँ पे मीट करेगी, फोकस पे मीट करेगी, ठीक है। और दूसरी लाइट रे कैसे दिखा सकते हो, दूसरी लाइट रे ऐसे दिखा दो, इस ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट आया, अभी देखो ये वाला जो पॉइंट है तुम्हारा ए, ये वाला जो पॉइंट ए है, तो ये तुम्हारा पॉइंट हो जाएगा ए है, और ये कहाँ पे बनेगी, ठीक है। तो ए डैश बी डैश, और देखो ये कैसी इमेज है, ये तुम्हारी रियल इमेज है, दिस इज अ रियल इमेज, क्यों, क्योंकि कन्वर्जेंट लाइट बीम के कन्वर्जेंस से फॉर्म हो रही है ना। 2 लाइटें हमें यहाँ पे भी लेनी पड़ेगी इमेज फॉर्मेशन के लिए, कितनी लाइटें चाहिए रहती है, 2 लाइटें चाहिए रहती है, उनके कन्वर्जेंस से जहां पर भी इमेज बन रही होगी, दैट इमेज इज। समझ में आई बात की नहीं आई बच्चों, समझ में आई बात की नहीं आई, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ रे डायग्राम्स हैं आपकी बुक में, इनको एक बार जस्ट प्लीज गो थ्रू दैम, ठीक है। तो अगर इसको यहाँ पर देखो, तो देखो ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे गई अनडिविएटेड, अच्छा फोकस से कोई लाइट आएगी तो इट आल्सो बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये रूल तभी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, तो कहाँ पर इसके प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल लेके जाओगे तो ये एफ फोकस पे जाके ये एक यहाँ पर ऐसा बन जाएगा और ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा ऐसा बन जाएगा। करेक्ट। अगेन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गोज थ्रू फोकस, एक यहाँ पर आई और ऑप्टिकल सेंटर से भी गोज अनडिविएटेड। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बच्चों आपको? तो ऐसे आपको सारे रे डायग्राम प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है कि नहीं? ठीक है। और डाइवर्जेंट के लिए तो एक ही रे डायग्राम बनेगा, ये बना के देख लो अभी आप। ये एक ऐसा हुआ और एंड दिस अपीयर्स टू बी मीटिंग, मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या है, दिस अपीयर्स टू बी मीट, ये लाइट ऐसे जाएगी, अपीयर्स टू बी मीटिंग एट दिस पॉइंट, और एक लाइट ऐसे जा रही है। तो इन दो लाइट को पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे, अपीयर्स टू बी मीटिंग एट दिस पॉइंट। ठीक है ना, अपीयर्स टू बी मीटिंग एट दिस पॉइंट। तो ये ऑब्जेक्ट अगर ये है तो इसकी ये इमेज है, एंड दिस इमेज इज व्हाट, दिस इमेज इज अ वर्चुअल इमेज। क्यों वर्चुअल इमेज है? क्योंकि अभी देखो यहाँ पे कैसे बनी, डाइवर्जेंट बीम की वजह से इमेज बनी, तो दिस इज अ वर्चुअल। ठीक है, तो एक बार जस्ट प्रैक्टिस दिस रे डायग्राम, इन रे डायग्राम को एक बार प्रैक्टिस करना आप। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, आईज, ये सब देखेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो एक बार ये क्लियर हो जाएगा आपको तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स अपने आप समझ में आ जाएगा कैसे कैसे वर्क करते हैं। समझ में आई बात बच्चों?